गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज मैं आपके सामने आषाढ़ के एक दिन की प्रथम अंक की 7वीं घटना स्पष्ट करने जा रही। इससे पहले हमने आपको छठी घटना स्पष्ट की थी, जिसमें मातुल जो कालिदास के मामा हैं वह अंबिका के घर आकर के कालिदास को वंशावंत, कुलद्रोही, कवि कुलगुरु इत्यादि अनेक संबोधनों को देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। इसमें क्रय विक्रय की क्या बात, यदि सम्मान मिल रहा है तो सम्मान को स्वीकार करो, और सम्मान भी उनकी कविता के लिए थोड़े मिल रहा है, वह तो हमारे ही परिवार का कोई व्यक्ति गुप्त वंश के साथ मिलकर शकों से युद्ध किया। जिस पर कि अंबिका कहती है मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारा भाग्ने सम्मान को अवश्य स्वीकार करेगा। जिस पर कि मातुल अनेक बात कर रहा है, तभी निक्षेप का, जो कि निक्षेप गांव का एक पुरुष है जिसको कि मातुल ने आचार्य बररुचि की सुरक्षा के लिए वहां छोड़ा था, वह यह संदेश लेकर आता है कि आचार्य आपके साथ पूरे ग्राम प्रदेश घूमना चाहते हैं, जिसे सुनकर वह खुश होता है। साथ में जब निक्षेप यह कहता है कि उनका कहना है कि जिस वन प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया, यह सुनकर उसके मुख पर वितृष्णा की रेखा, वितृष्णा यानी घृणा की रेखा आती है। और जब वह चला जा रहा है उसके बाद आज मैं आपको 7वीं घटना स्पष्ट करने जा रहा हूं। निक्षेप गांव का ही एक पुरुष है, अब वह अंबिका के घर ही पर है। अब मातुल जा चुका है, तब की बात है, उस समय की बात है, ये ध्यान दीजिएगा। मातुल चला जाता है। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। तीसरा नेत्र यानी क्रोध से भरी आंखें, जिसको उन्होंने तीसरा नेत्र प्रयोग किया है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ है, जो कि बताता है कि जगदम्बा के मंदिर में। तब कहती है कि तो आपने मातुल को क्यों नहीं बताया। इस पर आपका देखेगा निक्षेप कहता है कि मैं चाहता हूं कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुल को इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को नहीं समझना चाहते। अर्थात मातुल जिस तरह से, भाई आपने देखा ही है, मातुल की वाचालता देखी है, सब कुछ बोल डाल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किन परेशानियों, किन बातों के कारण नहीं जा रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका तो सिर्फ यह स्वार्थ है कि वह जाएं ताकि धन दौलत और पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो। लेकिन इसीलिए वह निक्षेप कह रहा है कि उनको अपने मुंह के शब्द बोलने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाएंगे वे जगदम्बा के मंदिर घर नहीं है। अर्थात कालिदास की तो ये जिद है कि जब तक उज्जैनी से जो लोग आए हैं वो लोग वापस नहीं लौट जाते, वो नहीं आएंगे। और मातुल जो हैं उन्हें तो सिर्फ अपना बोलने में इतना रस प्राप्त होता है कि वो परिस्थिति को नहीं समझना चाहते कि क्या परिस्थिति है, वो बोलते ही चले जा रहे। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि क्रोध है और उस क्रोध के कारण कोई क्रोधी है, उससे हम और क्रोध भरी बातें करेंगे तो वो और आग भड़केगी, इसीलिए उसने यह बात कही है। अंबिका, कैसी विचक्षणता, विचक्षणता यानी नाटक, कहीं कहीं पर अनोखापन भी लिखा होगा, लेकिन इसको आप समझ दीजिए इस तात्पर्य में ये कैसा नाटक है। आपने देखा है ना कि अंबिका का ये कहना है कि वह जाएगा अवश्य। वह अंबिका को इतने वर्षों का अनुभव है कालिदास के चरित्र के बारे में, इसलिए वो कह रही है कि ये कैसे विचक्षण, अर्थात ये कैसा नाटक है। निक्षेप, विचक्षणता, अंबिका विचक्षणता ही तो है। जिस पर कि निक्षेप कहता है अंबिका से कि इसमें विचक्षणता अर्थात नाटक क्या है। अर्थात वो कह रहा है ना कि जब तक उज्जैनी से आए लोग चले नहीं जाएंगे मैं वापस नहीं आऊँगा घर पे, तो इसमें नाटक की क्या बात हुई है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन कहाँ बैठे हैं, जगदम्बा के मंदिर में।
साधना निरत हैं। साधना अर्थात अपनी तपस्या समाधि में डूबे हैं। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि की अभ्यर्थना अर्थात पूजा करेंगे। कवि धीरे धीरे आंखें खोले। ये सब क्या है? नाटक ही तो है। अर्थात क्यों? क्योंकि अंबिका को मालूम है कि कालिदास जाएगा अवश्य, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। इसीलिए वो कह रही हैं कि ये क्या है कि कवि जो है राज्य जो है वह कवि का सम्मान करना चाहता है, अर्थात सम्राट जो इनको सम्मान के लिए बुला रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उज्जैनी से इन लोगों को भेजा है। और कवि महाराज क्या है? जा कर के जगदम्बा के मंदिर में क्या है? समाधि लगा के बैठे हैं। तो ये सारे लोग क्या है, जब हमें अपना क्योंकि उन्होंने कहा था ना, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। छठी घटना में यदि आपको याद होगा तो अंबिका की ये बात याद हुई होगी, उसमें उसने कहा था ना कि कोई चीज़ आपको मिल रही है और आप तुरंत आगे बढ़ करके उसे ले लेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर आपका महत्व तो कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या, अब आपके सामने एक सामान्य सी बात देखिए कि आपके सामने कोई कुछ रखे और आप तुरंत उस चीज़ को ले लीजिए तो दूसरा सोचेगा ये तो इसकी, अब उसी को आप एक दो बार ना कहिए, हाँ, और वो व्यक्ति फिर आपसे कहे तो उसमें आपका महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर वो कह रही है सब नाटक नहीं है तो क्या है कि राज्य सम्मान करना चाहता और कभी क्या है? जगदम्बा के मंदिर में जाकर के समाधि लगा के बैठे हैं। तो जो राज्य कर्मचारी आए हैं वह जाएं, उनकी पूजा करें, तब वह समाधि तोड़ेंगे और फिर वह जाकर के सम्मान स्वीकार करेंगे। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। निक्षेप सीधा साधा व्यक्ति है गांव का, जिसके कारण वो कह रहा है नहीं अंबिका ऐसी बात नहीं है, मुझे मालूम है वह इस पर्वत भूमि अर्थात अपने सहचर लोगों को छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं। वो साथ ही साथ ये जो तुम कह रही हो ना नाटक है वह गलत है। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना उसके जीवन क्या है? कर्मशील दिखाया है, जिसके कारण कि वह फिर उधर छोड़ करके जिधर उसका सामान इत्यादि उधर जाती है। अंबिका नहीं चाहता हूँ उसे क्या हुआ? ये व्यंग है, हूँ अर्थात नहीं चाहता है, तुम लोग जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है, वह जाएगा अवश्य। एक थाली लाकर कुंभ में उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। निक्षेप क्यों रुक गया? अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा, जिसके कारण उसका कहना है कि मातुल या कोई भी यदि चाहे तो वह कालिदास के हट को नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है, अर्थात मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखना अर्थात एक जगह हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है कि यह यदि चाहेंगी तो वह अपने आग्रह को से ठुकरा सकता है, अपने हट को छोड़ सकता है। इसलिए जब मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है तो मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वह यह हट छोड़ दे। आपको स्पष्ट ही हो गया होगा, क्यों? क्योंकि उसने मल्लिका की तरफ देखा, वहाँ पे मात्र 3 व्यक्ति हैं, अंबिका, मल्लिका और निक्षेप, और वो कह ही रहा है अर्थपूर्ण दृष्टि से देख करके कि केवल एक व्यक्ति है जिसके आग्रह से वह हट छोड़ सकता है। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात कोई उद्देश्य नहीं है हमारे घर में वह हट छोड़े, वो जाए राजकवि का आसन। क्यों? क्योंकि उस माँ ने कहा था ना कि अब उसका जीवन तो अभाव से भरा नहीं रहेगा, अब वो शादी कर ले, तो उसने कहा था ना अब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है। मल्लिका ने कहा था इस समय मैं अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। इसी पर माँ का ये कहना है कि समाज में फिर अनेक प्रकार के अपवाद तो हो ही रहे हैं, इसलिए माँ ने कहती है कि इस घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट चली आती है
और उन दोनों की ओर पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। अर्थात चावल निकाली हुई है, लेकिन होता है ना, जब तक हम मन एकाग्र न करें, आप किताब खोल करके बैठ जाइए लेकिन उस किताब में आपका मन ही नहीं लगा, उस पाठ में, उस स्थान पे आपका मन ही नहीं लगा है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार वो चावल लेकर के तो आई है, लेकिन उसका मन क्या है? इन लोग क्या बातें कर रहे हैं जिसकी तरफ है, और साथ ही साथ उनको ये दिखाना है कि मुझे तुम लोगों के बातों से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वह अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठे। ये अवसर, अब यहाँ पे देखिए आपको संदेश भी मिल गया कि किसी भी व्यक्ति को अवसर मिला हुआ है, और यदि हमने उस अवसर का उचित उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? आपको अवसर मिला, आपको समय दिया गया और आपने उस अवसर का उपयोग, जो व्यक्ति की सफलता में जितना उसका परिश्रम आवश्यक है उतना ही अवसर भी, यदि आपको अवसर ही ना मिले, आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है? यही चीज़ है कि कालिदास को राजकवि का आसन मिल रहा है और वह राजकवि का आसन ठुकरा करके वहाँ बैठे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? अवसर का तिरस्कार कर रहे हैं। तो यदि वह अवसर का तिरस्कार कर देंगे तो फिर वह कैसे उस चीज को प्राप्त करेंगे? इसीलिए उसने बोला है कि वह भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठेंगे। पहली चीज, एक संदेश आपको मिला, संदेश पे हमेशा अंडरलाइन करिए। क्यों? क्योंकि क्लास 12th में आपको संदेश एक एक पॉइंट एक एक जगह इकट्ठा हुआ रहेगा, तो वह आपको एग्जाम में लिखने का, आपको कोई इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अब आप इसमें बात जब भी स्पष्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको क्या संदेश मिला या फिर आया क्वेश्चन कि यह नाटक क्यों सफल नाटक है, तब आप बता दीजिएगा कि इन बातों, संवादों के माध्यम से भी आपको संदेश मिला कि व्यक्ति को अवसर का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जो कि इस समय कर रहे हैं कालिदास, उनको आप स्पष्ट करेंगे। योग्यता, अर्थात व्यक्ति की एक योग्यता, आप उसको भी एक उसमें देख लीजिए। योग्यता है, आप उसको एक गोला बनाइए और उस गोले के आप 4 बनाए, जिसमें से जो 1/4 अंश है उसी चीज को कह रहे हैं योग्यता। आपका क्वालिफिकेशन वो क्या करती है? 1/4 व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनालिटी का निर्माण करती है। शेष पूर्ति यानी 3/4 जो है वह शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। आपको स्पष्ट हो गया होगा, आपने पूरा एक सर्किल बनाया, उस सर्किल के आपने 4 पार्ट किए। इनका कहना है कि जो आपकी योग्यता है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो आपकी पर्सनालिटी, जो आपने वो गोला बनाया हुआ उसको हमने पर्सनालिटी माना हुआ है, वह सिर्फ आपके 1/4 अंश का निर्माण करेगी और शेष जो आपके 3/4 हैं वो आपके पास प्रतिष्ठा, यानी आपके पास धन दौलत पद प्रतिष्ठा। हम चाहे कितने भी योग्य क्यों न हो, कितने भी ज्ञानवान क्यों न हो, लेकिन यदि आज हमें फीस भरने के लिए नहीं है, यदि आज हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है, क्यों? क्योंकि समाज में आज क्या है, ये नाटक क्यों सफल नाटक है? इसीलिए ये नाटक सफल नाटक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया कि धन आवश्यक है और धन को उन्होंने 3/4 जोड़ दिया, व्यक्ति की योग्यता को सिर्फ इन्होंने 1/4 जोड़ा। इसके आधार पे आप 2 संदेश दे दीजिएगा, एक आप अवसर के आधार पे दे दीजिएगा, दूसरा आप दीजिएगा कि आपको आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज की समाज के लोगों की मांग के अनुसार व्यक्ति की योग्यता उसके सिर्फ 1/4 अंश का निर्माण करती है, शेष पूर्ति पद और प्रतिष्ठा के द्वारा होती है। अंबिका व्यस्त रखने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि भाई उसके कान तो यहीं लगे हुए हैं, तो अपने को व्यस्त जरूर वो चावल को निकाल के कर रही है, लेकिन फिर भी व्यस्त नहीं हो पाती अंबिका। तो उसमें बाधा क्या है, अर्थात रुकावट क्या है आप कह रहे हैं, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है, अर्थात कुछ न कुछ कटुता है, कोई ना कोई कारण है जिसके कारण कि वह नहीं जा रहे। हमने आपको कालिदास और विद्योत्मा वाली घटना भी बताई थी, जो विद्योत्मा से शादी होती है और फिर वह
अज्ञानी और मूर्ख हुए हैं, जिसके कारण कि विद्योत्मा उन्हें राज्य से निष्कासित कर देती है। अब इस तात्पर्य में भी देख लीजिए, दूसरी चीज है कि आज उन्हें मालूम है कालिदास को, जब वह राजकवि का आसन ले लेंगे तो जो भी चीज लिखेंगे वह सभी सम्राट के नाम से लिखा जाएगा और उसके लिए उन्हें धन मिलेगा। तो यानी अपनी जो आपकी विशेषता है, जो आपका गुण है, उस गुण को क्या कर रहे हैं आप, बेच रहे हैं। तो वह ये भी हो सकता है, अर्थात कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसके कारण कि वह नहीं जानना चाहता। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। दंतुल वाली घटना है बेटा, राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है, जिसमें दंतुल ने कहा था ना कि ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो इत्यादि, जिसके कारण आपने देखा है कि यहाँ पर मल्लिका ये बात लाती है कि मुझे मालूम है कि उनका राजपुरुष से सामना हो चुका है। तो आप 3 घटनाओं के आधार पर कर दीजिएगा। पहला कालिदास और विद्योत्मा के लिए, दूसरा अपनी गुण, अपनी जो विशेषता उसे बेचने के अर्थ में, और तीसरा आप डाल दीजिएगा जो दंतुल ने अपराध, न्याय, ग्रामीण युवक इत्यादि पे बोला था, उनके आधार पर। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। अब यहाँ पर निक्षेप सीधे इस बात को कह दिया कि जो वह कटुता है, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। मल्लिका, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। स्पष्ट हो गया होगा आपको संदेश कि अवसर जो होता है वह कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी योग्यता सिर्फ 1/4 अंश का निर्माण कर रही है, शेष पूर्ति पद और प्रतिष्ठा के द्वारा होती है। लेकिन यदि वह नहीं जाते हैं तो उन्हें पद और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, वह वही सामान्य व्यक्ति रहेंगे। आज आपने देखा ही था कि दंतुल भी तारीफ क्यों कर रहा था, दंतुल भी तो तारीफ इसीलिए कर रहा था ना, दंतुल भी उन्हें इसीलिए ना ग्रामीण युवक समझ के सब कुछ कर रहा है, उनकी योग्यता। लेकिन जैसे उसने कालिदास सुना, क्यों? क्योंकि सम्राट तारीफ कर रहे हैं, इसलिए वह भी तुरंत इस चीज को बदल गया। तो आज समाज में क्या है, व्यक्ति के पास पद और प्रतिष्ठा के बाद द्वारा ही उसको सम्मान मिलता है। तो इसीलिए उसने बोला है कि अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आज सम्राट उन्हें दे रहे हैं राजकवि का आसन ऋतु संहार के कारण, तो उन्हें तुरंत जाकर के स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ सम्राट वहाँ पे उनका इंतजार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कोई दूसरा राजकवि बन जाएगा। यही चीज़ तो मातुल भी कह रहे हैं ना, लेकिन मातुल का बोलने का तरीका कुछ और है और निक्षेप का समझाने का तरीका कुछ और है, यही दोनों में अंतर है। कह रहे हैं राज्य को कोई हानि नहीं होगी, अर्थात आज ये नहीं कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा, इसीलिए राज्य को तो राजकवि मिल ही जाएगा, राजकवि का आसन भी रिक्त नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति आके बने। लेकिन कालिदास जो अवसर का तिरस्कार कर रहे हैं, वो वही कालिदास ऐसे स्थानीय कवि, ऐसी समाज में सबके द्वारा लांछना, प्रताड़ना इत्यादि उन्हें मिलता ही रहेगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तिरस्कार यानी अपमान नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से, अर्थात जो अवसर मिल रहा है, जो अधिकार उनके भाग्य में आया हुआ, उससे वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। वो समझ रही है ना कि माँ क्यों मल्लिका बोल रही है, इसके कारण वह स्थिर दृष्टि से देखती है। मल्लिका, माँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हें वहाँ जाने के पक्ष में। बाहर का व्यक्ति कौन है? निक्षेप है।
मालूम ही है कि वह फिर पूरे समाज में, पूरे ग्राम में यह अपवाद फैल जाएगा कि मल्लिका गई थी। और माँ समाज में होने वाले अपवाद से डरी हुई है, जिसके कारण कहती है कि और उसे कहना ही है कि मुझे उस कालिदास नामधारी जीव से क्या उसका है, जब वो विवाह ही नहीं कर रहा है, समाज में ऐसे अपवाद होगा। माँ जानती है कि वो वहाँ जाने के बाद क्या करेगा, जिनके कारण की वह ये बात को कहती है कि जाने के पक्ष में नहीं। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका, मल्लिका, ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। मुझे इस समय अवश्य जानना चाहिए। आइए आर्य बिलोम। यहाँ पर देखिए वह उसका हट है, जिद है मल्लिका की। माँ मना करिए, लेकिन वह क्या है, वह निस्वार्थ प्रेम है। उसका कहना है कि माँ थोड़ी देर के बाद तो अपनी नाराज़गी भूल जाएगी, लेकिन अगर कालिदास नहीं जाएगा तो वह अवसर का तिरस्कार कर देगा, और उस अवसर का तिरस्कार करने के कारण जो उसका व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाएगा, वो वैसे ही एक स्थानीय कवि बना रह जाएगा। इसलिए वो कहती है माँ यह एक महत्वपूर्ण क्षण है और मुझे इस समय अवश्य जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे समाज में होने वाले अपवाद नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेम जो था, उसके जो भावना है वह निस्वार्थ है, वह पवित्र है, कोमल है, जिसके कारण कि वह चाहती है कि वह उन्नति करे। इसलिए कहती है मुझे इस समय अवश्य जानना चाहिए। आइए आर्य नीचे। बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है, जो पराजय के भाव में बदल जाती है। पराजय अर्थात हारा हुआ, कि भाई व्यक्ति को अपने बच्चों पर ही तो अधिकार है, लेकिन आज वह भी इसकी बात को नहीं सुन रही है, जिसके कारण की पराजय और क्रोध क्यों है कि निक्षेप ने यह क्यों बताया कि और यह मेरी बात को क्यों नहीं माने, इसलिए क्रोध की जो लहर थी वह पराजय में बदला। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका, मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदी खड़ी रहती, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी, यहाँ पर टूटी सी संकेतात्मक भाषा है। टूटी सी का तात्पर्य क्या है? अपने आप को पराजित सी महसूस करना। पति की भी मृत्यु हो चुकी है, लड़की एकमात्र है, किस तरह से उसका चला रहे हैं, जीव को उपार्जन करा रहे हैं, लेकिन समाज में किस तरह का अपवाद हो रहा है और ये लड़की भी इस बात को नहीं समझ रही है, जिसके कारण कि वह टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। थाली के चावलों को मसलने अर्थात अपने क्रोध को उन चावलों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आँखों से आंसू उमड़ आते हैं। जो पराजय के भाव हैं, अपनी असहायता, अपनी जो दीनता है, जिसके कारण आँखों से आंसू उमड़ आते हैं, फिर वह उन्हें आंचल से पोंछ लेती। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुधा सा स्वर निकलता है। प्रकाश कम हो जाना अर्थात धीरे धीरे जीवन में आने वाली परेशानियों का संकेतात्मक भाषा में प्रयोग किया गया है। और अंबिका के कंठ से रुधा सा स्वर ना अर्थात जो पराजय है, जो टूटी हुई हैं, उन सब के कारण स्पष्ट किया। यहाँ आपकी 7वीं घटना कंप्लीट हो गई है। अब आपकी 2 घटनाएं और मुझे स्पष्ट करनी है। आप पहली घटना से पढ़ते जाया करिए और बीच में कहीं भी दिक्कत हो तो आप उसे क्लास कमेंट इत्यादि में डालिएगा, ताकि उसे फिर से रिवीजन इत्यादि कराया जा सके।